अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्लीज़ वेट कीजिए पार्टिसिपेंट्स के ज्वाइन होने तक। जी वेलकम इद्रिस। इद्रिस, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? ओके, थैंक यू इद्रिस, बहुत शुक्रिया आपको बताने का। बस अभी हम शुरू कर रहे हैं। आपके क्लास फेलोज भी हमें ज्वाइन कर लें और फिर हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 10। सर आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे क्लास। और हमारे पास आज हम थोड़ा बुक से देखेंगे, लेकिन जब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो वो मैं पहले की तरह से नोट्स प्रिपेयर करने के बाद ही करूँगा। आज हम इसको चैप्टर को बुक से ही डायरेक्टली पढ़ेंगे। आज एक नई चीज़, नई तरह का टॉपिक है। इसमें हमारे पास ग्राफ्स नहीं हैं। जैसे यूजुअली इकोनॉमिक्स में हम ग्राफ्स के बगैर कोई काम ही नहीं करते हैं। आज हम ग्राफ्स के बाद बगैर सिर्फ टेबल्स को यूज़ करेंगे और वहाँ से कुछ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और हमारा टॉपिक का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गेम थ्योरी। बस मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर हम शुरू कर देते हैं अपना लेक्चर। ओके क्लास, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्लास आज हम चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 9। जितना हमने डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट वहाँ पर एंड हो गया था। और चैप्टर 9 का मतलब है कि डेफिनेटली हम आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि हमें उतना ही काम करना था जितना हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। चैप्टर 9 का मतलब नहीं कि हमने जितना भी बुक में हमें कंप्लीट दिया गया था वो हमने कंप्लीट किया, लेकिन उतना किया जितना हमारी सिलेबस की रिक्वायरमेंट थी और जितना हमें पढ़ना था। अब क्लास हम आज शुरू करते हैं अपनी बात आज चैप्टर नंबर 10 से। और चैप्टर नंबर 10 का नाम है गेम थ्योरी इनसाइड ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का हमारा लास्ट चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट इसी टॉपिक पर ही था। और हमने वहाँ पर ये देखा था कि हमारे पास दो फर्म्स होती हैं जो आपस में डिसीजन मेकिंग करती रहती हैं, और किसी एक के डिसीजन लेने का असर दूसरे पर पड़ रहा होता है या दूसरे का असर पहले पर पड़ रहा होता है। तो ओलिगोपोली में हमारे पास यूजुअली 2 से लेकर 10 फर्म्स तक हो सकती हैं। अगर एक ही फर्म होगी वो तो मोनोपोली हो जाएगी। अगर ओलिगोपोली की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा, मतलब 2 से लेकर 10 तक आमतौर पर होती हैं। अब 2 से लेकर 10 तक के जो फर्म्स हमारे पास हैं उसमें अगर सिर्फ 2 फर्म्स हों तो फिर उसको हम ड्यूओपोली कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आमतौर पर यूजुअली वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में ड्यूअल। तो ये ड्यूओपोली हमारे पास ऐसी सिचुएशन जहाँ पर 2 फर्म्स हमारे पास इंटरेक्ट कर रही हैं। अब डेफिनेटली इनके किसी भी तरह के डिसीजन, जैसे कि आमतौर पर जो आपस में डिसीजंस होते हैं वो प्राइस से रिलेटेड होते हैं। प्राइसेस कैसे सेट करनी है, एडवर्टीजमेंट्स कितने करने हैं, सप्लाई कितनी करनी है, तो इस तरह के डिसीजंस हमारे पास जो होते हैं वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि
किस तरह से हमारे पास एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म पर एक्ट कर सकता है या इफेक्ट कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम इसको बात को शुरू करते हैं। क्लास गेम थ्योरी मैं आपको आज बुक से पढ़ा रहा हूँ। आपको नोट्स जब प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो आपको उसी तरह से वर्ड फाइल में ही मैं में से सिलेक्टेड टेक्स्ट को निकाल कर प्रिपेयर करके आपको उसी तरह से दूंगा जैसे रूटीन हमारी है। ओके क्लास, हमारे पास आमतौर पर जो यूनिवर्सिटी बुक्स होती हैं इनमें शुरू में केस स्टडीज दी गई होती हैं। यहाँ भी केस स्टडी दी गई है, पिछले चैप्टर्स में भी थी, हमने डिस्कस नहीं की क्योंकि टाइम ही हमारे पास इतना नहीं होता था कि हम केस स्टडीज पर जाकर काम करें। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा जिस पर आप कुछ केस स्टडीज को जो प्रीवियस चैप्टर्स की हैं, हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन पर आप काम कर लेंगे, जो कि इंतहाई आसान चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे बिल्कुल आसान सी बात की जा रही है और इसी तरह से वो प्रीवियस केस स्टडीज भी बहुत आसान सी हैं। अब यहाँ पर यूएस एयरवेज ब्रिंग्स बैक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, ये यहाँ पर एक केस स्टडी की बात की जा रही है। और आपको बताऊं कि जो केस स्टडी है नीचे यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं 2009। तो ये जो जो भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ वायर होगा वहाँ का, तो उसमें जो भी पब्लिश हुआ होगा वहाँ से इस चीज़ को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर आपको बताया गया है। अब इस केस स्टडी में मतलब 2009 की बात आप इसलिए बता रहे हो कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 2009 का मतलब है कि अभी हमसे 11-12 साल पहले की ही बात हो रही है। और डेफिनेटली यूएस एयरवेज दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में इसका शुमार होता है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पैसेंजर्स को जो सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करते थे उन्होंने उनसे $2 चार्ज करना शुरू कर दिए। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है $2 चार्ज करना शुरू कर दिया। आप कभी एयरलाइन में जब ट्रैवल करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक जब मिलती है तो आप बस ले लेते हैं, और कभी कुछ और किसी को डिमांड करनी होती है और ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, आपको वो भी ला के दे दी जाती है। और दुनिया की तमाम एयरलाइंस ऑलमोस्ट इसी तरह से ही करती हैं। लेकिन इन्होंने शुरू किया कि हम $2 चार्ज करेंगे अपने पैसेंजर्स को सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करने के लिए। उन्होंने किया और फिर बाद में कुछ इसी तरह की बातें अराइज होना शुरू हुई कि ये बड़ी एयरलाइन है और इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए है, और ये बाकी एयरलाइंस ऐसा नहीं करती हैं, तो इसकी वजह से पैसेंजर्स बात तो सिर्फ $2 की हो रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक हम अपने पैसेंजर्स जो इनफैक्ट वहाँ पर एज अ गेस्ट मौजूद होते हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक के लिए भी $2 चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये कुछ सिनेरियो यहाँ पर था। और उसके बाद फिर उन्होंने उस अपनी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया क्योंकि इतना क्रिटिसाइज़ किया गया उस बात को कि दोनों बातों से, एक तो ये एक बहुत मुनासिब बात नहीं थी, दूसरा दुनिया की और एयरलाइंस ऐसा नहीं करती हैं। तो फिर बहुत से लोग इसको कुछ बेइज्जती टाइप का बात समझते हैं कि यार हम जा रहे हैं और हमसे ₹2 हम यहाँ $2 की बात करते हैं, वहाँ पर $2 की बात हो रही है, तो $2 हमसे चार्ज किए जा रहे हैं। अब किसी के पास उस वक्त है नहीं है, प्रॉब्लम्स की बात आ रही है, तो ये इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई। तो बहरहाल ये एक डिसीजन था जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन की वजह से एयरलाइंस की सेल्स पर फर्क पड़ने के चांसेस बढ़ गए और कुछ ऐसा हुआ। अब हम यहाँ पर आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्टरी बात की जा रही होती है चैप्टर में, जिसमें ये बताया जाता है कि एक्चुअली हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ गिवन है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, केस स्टडी हमने एक हल्की सी रिव्यू कर ली, अब हम इसके इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस ही आपको बता रहा है, इन दिस चैप्टर वी कंटिन्यू और एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। हम स्ट्रेटजीज बनाते कैसे हैं, हमें स्ट्रेटजीज बनाते वक्त किन बातों को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक है आज का कि हम अपनी स्ट्रेटजीज जब प्रिपेयर करेंगे। लास्ट क्लास का चैप्टर 9 उसमें भी आपके पास ओलिगोपोली की बात ही हो रही थी, जो आज आपने आज के लेक्चर की बिगनिंग में भी बताया। इसी तरह से आज हम उसी बात को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके बाद हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, द प्राइसिंग and output decisions of one firm in an oligopoly generally will affect the profit or other firms in the industry। तो हमारे पास अगर किसी एक फर्म की कोई प्राइस मार्केट में आ रही है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर प्राइस कम की जा रही है तो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेंगे।
और बाकी फर्म्स भी अगर अपनी प्राइस कम कर देंगे तो फिर एक नई क्वांटिटी मार्केट में अराइज हो जाएगी कि लोग ज़्यादा परचेज करना शुरू करेंगे क्योंकि प्राइस कम हो रही है, और प्राइस राइज कर जाएगी तो फिर हमारे पास बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स उस प्राइस की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम अगर प्राइस को राइज कर रहे हैं तो बाकी लोग वहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। अच्छा क्लास, थोड़ा आगे चलते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब हम एक छोटी सी बेस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है, ये चैप्टर है क्या। अब आपके पास यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वी विल डेवलप जनरल टूल्स। अब इन सिचुएशन को जहाँ पर हम ओलिगोपोली में अगर अपनी प्राइस चेंज करते हैं और उसका असर हमारे कंपैटिटिव या राइवल फर्म्स पर होता है, उनके प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है या उनके डिसीजन पर फर्क पड़ता है, तो अब इसको स्टडी करने के हमारे पास कई टूल्स हैं और कुछ जनरल टूल्स हैं। इस चैप्टर में हमारे पास जनरल टूल्स की ही बात की जाएगी। वी विल डेवलप जनरल टूल्स दैट विल असिस्ट यू इन मेकिंग अ होस्ट of decisions in oligopolistic markets, including what price to charge, how much advertising to use, whether to introduce new products, and whether to enter a new market. तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया आज के लेक्चर में, हम बात कर रहे थे कि हमें डिसीजन लेना है कि हम अपनी प्राइस क्या सेट करेंगे, हमें एडवर्टीजमेंट कितने करने हैं, क्योंकि आपको पता है एडवर्टीजमेंट बहुत कॉस्टली होता है, और एडवर्टीजमेंट जब कॉस्टली होते हैं तो फिर ये देखना होता है कि हमें एडवर्टीजमेंट कितना करना है। अगर हम एडवर्टीजमेंट कम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के देखा जाता है कि एडवर्टीजमेंट कहाँ करना है और कितना करना है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिन स्टूडेंट्स को पता है तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता मैं आपको एक दफ़ा और बता दूँ कि हमारे पास आजकल तो न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ा जाता है। आपके पास आपके सेल फोन में एसएमएस एडवर्टीजमेंट्स भी कभी कभी आ रहे होते हैं, हमारे पास वेबसाइट्स पे भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं, रोड पर बिल बोर्ड्स भी होते हैं हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स के लिए, पेम्फलेट्स भी होते हैं, मतलब बेतहाशा तरीके हमारे पास होते हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए। और उनके थ्रू अभी डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट है और उसको किस तरह से एडवर्टाइज करना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग सा टॉपिक है, इस पर हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो बहरहाल हम पॉइंट की तरफ वापस आते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास प्राइसेस सेट करना, एडवर्टीजमेंट्स की फ्रिक्वेंसी सेट करना, हाउ मच एडवर्टाइजिंग, इसके बाद हम क्या कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाएं, क्या हम नई प्रोडक्ट मार्केट में लाने की सिचुएशन या पोजीशन में हैं, इसके लिए पूरा होमवर्क किया जाता है, पूरी रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है हर तरह से। कंपैटिटर्स मार्केट में कितने मौजूद हैं ऑलरेडी, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं शायद आपको पहले भी कभी एग्जांपल बता चुका हूँ, आज से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले आपकी सेल कंपनी जोंग जब सबसे आखिर में पाकिस्तान में एंटर हुई, 10 साल से भी शायद ज़्यादा ही हो के नज़दीक नज़दीक हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने ऐसा तो नहीं कि सोचा कि अच्छा पाकिस्तान एक कंट्री नज़र आ रही है, वहाँ जाकर अपनी सेल कंपनी को का नेटवर्क शुरू कर दो और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। उन्होंने स्टडी किया होगा पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट सिटीज़ में, विलेजेस हैं, उनका ऑलरेडी नेटवर्क कैसा है, हमें कौन से शहर ज़्यादा बड़े मिलेंगे, दरमियाने और छोटे शहर मिलेंगे, अपने नेटवर्क हम कैसे लेके जा सकते हैं, अभी जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो कौन सी प्राइसेस पे ऑफर कर रहे हैं, हम मार्केट में किस तरह से अपनी प्राइस सेट कर सकेंगे, क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके लाइसेंस ही करोड़ों में होते हैं। और आपको बताऊं कि इनका एक एक टॉवर जो हमें लगा हुआ नजर आता है किसी भी कंपनी का, ये लाखों में नहीं होता है, इनकी प्राइसेस भी करोड़ों में होती हैं। टॉवर होता है, उसमें जो इक्विपमेंट लगा हुआ होता है बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, तो कितना बड़ा नेटवर्क लगाया जाएगा, ये बड़ी महंगी और बड़ी कॉस्टली चीज़ें होती हैं जिसको डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे छोटी सी मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बिजनेसमैन है और वो देखता है कि मुझे अपने एरिया में फॉर एग्जांपल कोई काम शुरू करना है, लेट्स से मिनरल वाटर की सप्लाई शुरू करनी है, तो क्या वो पहले ये नहीं देखेगा कि इस एरिया में पहले से कितने मिनरल वाटर सप्लायर्स मौजूद हैं,
उनकी प्राइसेस क्या हैं, लोग कितना उनको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह की तमाम डिटेल्स वो पहले से स्टडी करेगा। तो ये हमारे पास बात आ जाती है वेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड वेदर टू एंटर अ न्यू मार्केट। तो हम क्या किसी एक नई मार्केट में एंटर हो जाएं, एक ऐसी मार्केट जहाँ पर हम पहले से मौजूद नहीं है, वहाँ भी हम मौजूद वहाँ चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कई कंपनीज ऐसी हैं जो कराची में मौजूद हैं और शहरों में नहीं है। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो और शहरों में भी मौजूद हैं। हम बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो और मुल्कों में नहीं है। तो इसी तरह से ओके, मैं यहाँ दरम्यान में रुक रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, आपका बोला काम शुरू किया हुआ है आपने अपनी एडवर्टीजमेंट, सॉरी क्या बात है, दिमाग में एडवर्टीजमेंट घुसा हुआ है। आपने अपनी अटेंडेंस को यहाँ पे मार्क करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप अपना नेम, जैसे हसनैन यूनुस आपने शुरू में लिखा है ना, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना ज़्यादा एफर्ट्स ना किया करें। काम सिंपल और शॉर्ट हो। आपको बताऊं कि एक अगर फॉर्मेट बन जाता है ना, तो उससे फिर सभी को आसानी हो जाती है। मतलब आप अपना कंप्लीट नेम लिखें और फिर उसके बाद आईडी लिख दीजिए, मुझे फ़ौरन समझ में आ जाएगा आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये काम किया हुआ है, ठीक है। राशिदा हैं, तंजीम है, तज़ीन है, और इसी तरह से बिलाल हसन है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्या करें कि अपना नेम लिखा करें और उसके बाद आईडी लिख लिया करें। नेम कॉलन इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, टाइम सेव करें, बात मुकम्मल हो जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जहाँ कभी आपसे कभी रिक्वेस्ट कर लूँगा मैं, तो फिर इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम काम शुरू करते हैं क्लास। तो आप रिमाइंड करवा दूँ जिन स्टूडेंट्स ने अभी लेट ज्वाइन किया है और उन्होंने इस चैट में अटेंडेंस मार्क नहीं की है, प्लीज़ आप लेक्चर सुनते भी रहिए और अटेंडेंस मार्क भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये बातें हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह से क्लास हमारे पास है द बेसिक टूल्स वी विल यूज टू एग्जामिन दीज इश्यूज इज गेम थ्योरी। तो बेसिक टूल एक बहुत आसान सा टूल है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम आमतौर पर क्या करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि एक आदमी है वो कहता है कि मुझे अपने एरिया में मिनरल वाटर की सप्लाई शुरू करनी है। तो वो पहले क्या करेगा, अपनी एरिया के प्रोडक्ट्स को देखेगा, कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली सप्लाई करते हैं, और उसकी प्राइस क्या है। अगर इस प्राइस पे मैं कुछ काम करूंगा तो क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे प्राइस कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है या नहीं बनाना है। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके जहन में आएंगे। तो ये जो वो सोच रहा होगा कि मुझे क्या क्या कुछ करते रहना है, बस ये गेम थ्योरी है। गेम थ्योरी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ये मज़ेदार सा छोटा सा काम है कि जब आप डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं कि करना क्या है, इसी को गेम थ्योरी कहते हैं। इसको बस हम एक थोड़ा सा लिखकर ऑर्गेनाइज वे में एक तरीके से काम कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये गेम थ्योरी बहुत आसान सी चीज़ होती है। पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक्स को पढ़ लें और फिर हम इसके उस जो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ बिल्कुल ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया था, आप सबने उसी तरह से ही काम करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पास फुरकान, आसिफ, शुमाइला और नहीं, सागर की मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त, सना और परमानंद, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक तरीके से अपना नाम यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे सना आपने ये अपना आईडी लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और परमानेंट ने लिखा हुआ है, ये दोनों मुख्तलिफ क्यों हैं? एक ही फॉर्मेट होना चाहिए ना, ठीक है। हमारे पास एक ही फॉर्मेट होना चाहिए है, सब स्टूडेंट्स का लिखने का तरीका एक ही होना चाहिए। जैसे सना, उनसे पहले हमारे पास शुमाइला हैं, आप सब देख लीजिए, एक ही फॉर्मेट जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो और जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने स्लैश AF लिख दिया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बताने के लिए, चलो ठीक है, मान लेते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने BS, जैसे मैं इस वक्त फुरकान रशीद की बात कर रहा हूँ, BS 192017/AF, तो ये तरीका भी ठीक है। आप BS आपका बैचलर ऑफ साइंस है, फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, /AF का मतलब हो गया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो भारत क्लास कोई मुश्किल बातें नहीं है, आसान से देखते रहिए और उस पर काम करते रहिए, सब सही है। आपका नाम मुकम्मल होना चाहिए, नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपका नेम पूरा कंप्लीट होना चाहिए,
ठीक है, राइट। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। बस हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ गेम एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब गेम्स क्या होती हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है, उनको हम किस तरह से कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कई तरह की गेम्स की यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। परहैप्स व्हेन यू थिंक ऑफ अ गेम, अ ट्रिवियल गेम लाइक टिक टैक टॉक। टिक टैक टो हमारे पास वो गेम होती है, वो जो आपके पास होती है ना गेम। अच्छा, जितनी गेम्स है ना, जिनको आप नाम लिखिएगा और गूगल इमेजेस में जाकर बाद में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी गेम्स है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी हो जाएगी। वर्बली मैं भी बता देता हूँ। बस वो होता था ना कि हम जीरो और क्रॉस लगाकर एक छोटा सा हम लाइंस ड्रॉ कर लिया करते थे। कुछ ऐसे लाइंस होती थी, कुछ ऐसे होती थी, हैश बना लेते थे। और यहाँ पे हम दो प्लेयर्स प्ले करते थे, एक जीरो जीरो लगाते रहते थे, एक क्रॉस लगाते रहते थे, और फिर हम देखते थे किसने स्ट्रेट लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली। तो इसे कहते हैं टिकटॉक टो। इसके बाद है चेकर बोर्ड। जैसे कि हमारे पास चेस गेम का एक बोर्ड होता है, लेकिन उसमें चेस गेम की तरह के एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ जिसमें कभी कभी लोग उसको ड्राफ्ट भी कहते हैं, चेकर बोर्ड ड्राफ्ट भी कहते हैं। इसी तरह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो जो गोल सा व्हील होता है, जिस डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी हम अक्सर देख रहे होते हैं, उसको घुमाते हैं और वो उसमें एक एरो बना दिया जाता है। तो उसमें जो बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं, उस व्हील को घुमाने में वो जो ऑप्शन भी उस एरो पर आ जाती है, वो उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो ये भी एक तरह की गेम होती है। अब इस वक्त मैं इन डिटेल्स में नहीं जा रहा कि कौन सी गेम्स सही हैं, ये कौन सी गेम्स गलत होती हैं। मतलब उसमें गैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट किस किस गेम में आ जाता है, मैं इस तरफ इस वक्त नहीं जा रहा। यहाँ इसे बताया जा रहा है कि यहाँ जो बुक में लिखा हुआ है कि ये गेम्स इस तरह की होती हैं। अब ये कई तरह की गेम्स आपको नाम बता दिए। आप में से किसी को अगर कुछ कम समझ में आया हो तो कोई इशू नहीं है, आप क्लास के बाद इन नामों को वन बाय वन लिखिएगा और गूगल इमेज में चेक कर लीजिएगा, आपको तमाम डिटेल्स बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लिखा हुआ है गेम थ्योरी इज एक्चुअली एज मच मोर जनरल फ्रेमवर्क टू एड इन डिसीजन मेकिंग व्हेन योर पे ऑफ डिपेंड्स ऑन द एक्शंस टेकन बाय अदर प्लेयर्स। आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप गेम्स खेलते हैं, आपने एक गेम में अच्छी मूव चल दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छी मूव आपको बहुत फायदा ही पहुंचा देगी। हो सकता है कि आपका ओपोनेंट प्लेयर जो गेम खेल रहा है, हो सकता है कि वो खराब मूव चल दे या आपसे भी अच्छी मूव चल दे। तो आपकी तो जो आपने प्लान किया था कि मुझे इस मूव से इतना फायदा मिलेगा, हो सकता है वो इतना फायदा मिले ही नहीं, अचानक पूरी गेम ही पलट जाए, टर्न हो जाए, रिवर्स हो जाए, कोई भी बात हो सकती है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं अपने बिजनेस की, तो वहाँ पर भी हमने किस तरह से मार्केट में क्या प्राइस सेट की है। जैसे हमने लास्ट क्लास चैप्टर 9 में भी पढ़ा था कि हम प्राइस को सेट करते हैं और उसकी वजह से हमारा राइवल, हमारा कंपैटिटर क्या उस चेंज को एक्सेप्ट करता है और वो उस तरफ आ जाता है। अगर वो उस प्राइस को मैच करता है तो क्या होगा, मैच नहीं करता तो क्या होगा। हमने ये दोनों सिचुएशंस लास्ट क्लास में स्टडी करने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि हम अगर बहुत अच्छी गेम प्ले कर भी लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग व्हेन योर पे ऑफ डिपेंड्स। पे ऑफ का मतलब जो हमें रिटर्न मिलना है, हम क्या प्राइस सेट करेंगे। ज़ाहिर है कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने पैसा लगाया हुआ है, तो हमने जो प्राइस सेट की है तो उससे हमारी तमाम कैपिटल, तमाम इन्वेस्टमेंट का पे ऑफ, उसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा पे ऑफ जो है हमारे अपनी प्राइस सेटिंग पर डिपेंड नहीं करता है पूरा का मुकम्मल, पूरे का पूरा। वो ये भी डिपेंड करता है कि बाकी प्लेयर्स उसमें किस तरह से एक्ट करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद फिर आपके पास थोड़ी सी एक बात और आगे बात बढ़ाई जा रही है, इसमें लिखा हुआ है द प्लान्ड डिसीजंस ऑफ द प्लेयर्स आर कॉल्ड स्ट्रेटजीज। जाहिर है कि गेम्स में भी और जब बिजनेस में भी जो डिसीजंस दिए जाते हैं, गेम्स में प्लेयर्स होते हैं और बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं। जो भी डिसीजंस लेते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी बनाना। जैसे आप क्रिकेट गेम आमतौर पर प्ले करते हैं और देखते भी हैं, तो उसमें प्लेयर्स या प्लेयर को जो लीड करता है उसको हम कैप्टन कहते हैं। कैप्टन अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है कि मुझे किस वक्त कौन से प्लेयर्स को से क्या कुछ प्ले करवाना है, तो ये उनकी स्ट्रेटजीज होती है। इसके बाद लिखा है द पे ऑफ्स टू द प्लेयर्स आर द प्रॉफिट्स और लॉसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेटजीज। मैंने आपको बता दी कि हमारे स्ट्रेटजीज से ही हमारे प्रॉफिट और लॉस
का पता चलता है। ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस, अभी क्योंकि इंटरडिपेंड करती हैं चीज़ें, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस द पे ऑफ अ प्लेयर डिपेंड्स नॉट ओनली on that player's strategy but also on the strategies employed by other players। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि स्ट्रेटजी बना ली, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना ली है, लेकिन बाकी प्लेयर्स क्या काम करते हैं। हमें एक चीज़ माइंड में ये रखनी चाहिए कि हम जब स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं या हमारे राइवल कंपनीज के फर्म्स के मैनेजर्स हैं, वो जाहिर है कि जाहिल नहीं है, वो भी पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो वो भी पढ़े लिखे हैं, हमें एक्सपीरियंस है तो उनको भी एक्सपीरियंस है। हम किस तरह की डिसीजन मेकिंग करेंगे, हमारे माइंड में क्या कुछ है, हमारा एक बहुत बड़ा व्यू हमारे पास उस मार्केट का, हमारी इन्वेस्टमेंट का, हमारे प्रॉफिट का, हमारे प्राइस का किस तरह से क्या इमेज बना हुआ है। हमारा जो राइवल है उसके दिमाग में भी इस तरह की बातें आ रही होंगी, वो भी सोच रहा होगा कि मुझे किस तरह से प्राइस सेट करनी है और हमें डिच करना है, हमें गिरा देना है, हमारे प्रॉफिट मेकिंग को कम कर देना है, उसने अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है और हमने कोशिश करनी है कि हमने अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है, उसको बढ़ाने नहीं देना। तो ये एक गेम स्ट्रेटजी बनती चली जाती है, इसी को हम यहाँ पे स्ट्रेटजी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की गेम्स होती हैं, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं गेम्स में, तो उसके मुताबिक ही हमारी स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं। हमारी जो पहली टाइप की गेम है इसको कहते हैं इन अ साइमल्टेनियस मूव गेम। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ मूव करना। दोनों प्लेयर्स इसमें एक साथ ही सोचते हैं और प्ले करते चले जाते हैं। एग्जाम्पल अभी आपको बाद में दूंगा। इन अ साइमल्टेनियसली मूव गेम ईच प्लेयर मेक्स डिसीजंस विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर प्लेयर्स डिसीजन। दूसरे दूसरे प्लेयर के बारे में मालूमात अभी मौजूद नहीं है क्योंकि उसने भी अभी सस्पेंस रखा हुआ है, हाइड किया हुआ है और आपने भी उससे हाइड किया हुआ है। तो दोनों प्लेयर्स, दोनों मैनेजर्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हाइड की हुई हैं और डिसीजन लेना भी है। तो ये होता है साइमल्टेनियस मूव, मतलब एक साथ दोनों की मूव मार्केट में आ जाएगी। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे तो अभी आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब क्लास इसके बाद लिखा हुआ है ईच प्लेयर मेक्स डिसीजंस विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर प्लेयर्स डिसीजन। मैंने आपको पढ़ के बता दिया दोबारा से इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाए। अब दूसरी बात क्या होती है, इन अ सिक्वेंशियल मूव गेम। सीक्वेंस का मतलब होता है एक तरतीब से एक के बाद। इसका मतलब यहाँ पर एक प्लेयर मूव चलेगा, फिर उसके बाद फिर दूसरा चलेगा, फिर पहला चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस हमारे पास चलती रहती है। In a sequential move game, one player makes a move after observing the other player's move। जैसे हम आमतौर पर चेस गेम में देखते हैं या टिक टैक टो में मैंने आपको बताया था जिसमें हम क्रॉस और जीरोस लगाते हैं और स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि दूसरे प्लेयर ने क्या स्ट्रेटजी चली है, उसको सोचते हैं, समझते हैं और फिर हमें बेहतर क्या काम करना है, फिर हम चलते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ें देखते रहते हैं। अच्छा, टिक टैक टो एंड चेकरबोर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल मूव। ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास हमने अभी ली थी, डिस्कस की थी, ये हमारे पास सीक्वेंशियल मूव की है। ये हमारे पास सीक्वेंशियल मूव की एग्जांपल्स हैं। और जब से अटेंडेंस की बात हुई हमारे पास नए नए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, कैसे कमाल की बात। कुछ स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर थे, अटेंडेंस का कहा नहीं कहा, उन्होंने आना है, उन्होंने पढ़ना है, लेकिन जब से अटेंडेंस की बात शुरू हुई, आज आप देखें हमारे पास 25 26 का स्कोर चल रहा है क्लास में पार्टिसिपेंट्स का। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या सभी लोग स्ट्रिक्टनेस चाह रहे होते हैं कि स्ट्रिक्टनेस होगी तो हम कुछ पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी रहे, मेन मकसद है काम मुकम्मल होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। अच्छा क्लास, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो टिक टैक और चेकर बोर्ड है, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सिक्वेंशियल। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा सिक्वेंशियल। जैसे आप क्रिकेट की अभी बात हो रही थी, अब क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम प्ले करती है, उनकी तमाम स्ट्रेटजीज को देखकर दूसरी टीम अपनी अपने प्लेयर्स को सेट करती है और उनको उसी तरह से प्ले करवाती है। तो ये हमारे पास एक सिक्वेंशियल बात होना शुरू हो गई। जैसे हमारे पास टेस्ट मैचेस में होता है, टीम 1 ने खेला, फिर टीम 2 ने खेला, फिर टीम 1 ने खेला, फिर टीम 2 ने खेला।
तो ये एक दूसरे की स्ट्रेटजीज को देखकर अपने डिसीजंस को, स्ट्रेटजीज को चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है वेयर एज मैचिंग पैनीज ड्वेलिंग एंड सीजर रॉक पेपर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्लास जिसमें हम आपको देख लीजिएगा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन गेम्स नहीं है। मैचिंग पैनीज का मतलब जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, फिर हाथ में छुपा लेते हैं, तो फिर दूसरे से पूछते हैं कि यार बताओ कि इसमें हेड आया या टेल आया। तो इसी तरह से फिर मैचिंग पैनीज, इसमें कुछ और गेम्स होती होंगी, ज़ाहिर है कि जो भी गेम्स होती हैं। आपको बताऊं क्लास के बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जो गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल में आती हैं दुनिया में। जो गैम्बलिंग एरियाज होते हैं वहाँ पर उनको कसिनोज होते हैं, गैम्बलिंग एरियाज होते हैं, उनमें वो गेम्स प्ले की जा रही होती हैं। ज़ाहिर है कि हमसे उनका ताल्लुक नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम ऐसी गेम्स को प्ले नहीं करते हैं। अब आपने ज़ाहिर है कि और भी बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट कोर्सेज में, आपने ज़रूर गौर किया होगा कि जब भी नॉन मुस्लिम्स की ये बुक्स, स्पेशली जो अमेरिका में लिखी हुई बुक्स हैं या किसी भी और नॉन मुस्लिम कंट्री की लिखी हुई बुक्स, वो कोशिश करते हैं कि, क्योंकि वो जैसे पिग या हैम बर्गर की बातें होती हैं, वो चीज़ें खाते हैं, नॉन हलाल चीज़ें खाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी एग्जाम्पल्स को ज़रूर दो जो मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम स्टूडेंट्स अगर पढ़ेंगे तो वो भी उन चीज़ों को देखें और उनको अगर नहीं भी पता तो इन बातों का पता चले। ये उनका एक पीछे एक एजेंडा भी होता है कि वो बहुत सी चीज़ें हमें जानबूझ के बताना भी चाह रहे होते हैं। बहरहाल हमें तो ये देखना है कि वो गेम्स क्या होती हैं, सीखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं और उनमें बेसिकली कैसे काम हो रहा है। और उसी तरह के फिर हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स, बहुत सी गेम्स हम जानते हैं, उनकी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास जब पेनिस की बात होती है तो उसमें कुछ दो लोग इसमें कुछ अपने जो पेनीज या कॉइन्स होते हैं उनको टॉस करते हैं और फिर वो देखते हैं कि जो इवन नंबर है या नहीं है, तो फिर वो उस तरह से वो विनिंग और लूजिंग की बात होना शुरू हो जाती है, मतलब वही गैम्बलिंग की बात आ रही है। इसी तरह से ड्वेलिंग की बात आ जाती है। और फिर हमारे पास कुछ सीजर्स रॉक पेपर, इसमें हम अपने हाथों से जैसे हम उंगलियों से, पांच उंगलियों से एक हम हाथ का निशान बनाते हैं या उसको बंद कर लेते तो हमारे पास एक मुट्ठी बन जाती है, या हमारे पास दो फिंगर से हम विक्ट्री का निशान बनाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कई तरह की अ, निशानात बनते हैं और सिर्फ एक गेम्स प्ले की जा रही होती है। तो आपने भी शायद स्कूल में भी देखा होगा, प्ले किया होगा स्कूल लेवल पर, के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हाथ से टेबल पर उंगलियां रखते हैं, एक साथ ही अपना हाथ हिलाते हैं और उंगलियां रख लेते हैं। तो उनको पहले से पता नहीं होता कि दूसरा प्लेयर क्या रखेगा, तो मुझे कौन सी फिंगर का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो वो इस तरह से एक साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो मेन मकसद यहाँ पर डिस्कस करने का कि एक साथ प्ले होने की बात। In the context of oligopoly games, if two firms must set prices without knowledge of each other's decisions. अब फॉर एग्जाम्पल क्लास जैसे अभी रमज़ान शुरू हुए थे हमारे पास ऑलमोस्ट 25 दिन पहले, तो उस वक्त लास्ट मिनट्स तक बहुत सा दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास कोक या पेप्सी की बात होती है, अब दोनों राइवल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी नहीं बताना चाहती कि मैंने अचानक रमज़ान से 2 दिन पहले अपनी प्राइस मार्केट में क्या लेकर आनी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट भी बनाने पड़ेंगे, उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेंगी। तो एडवर्टीजमेंट्स अचानक एकदम से तो नहीं बन जाते कि विद इन सेकेंड्स एडवर्टीजमेंट बन रहे होंगे, पहले से उन पर काम कर लिया होगा। और दूसरी कंपनी है, उसने भी सोचा कि यार मुझे दूसरी कंपनी का पता नहीं है लेकिन मुझे भी एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं, तो उन्होंने, अब कभी कभी आपको बताऊं कि ये अपना कार्टेल भी बना देते हैं। वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रही है, वो कार्टेल बना लेते हैं यार कि चलो मिलकर हम अपना लॉस की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों मिलकर प्राइस इतनी रख लेंगे। और कभी कभी उनको पता भी नहीं होता है। तो जब पता नहीं होता है तो फिर वो सोचते हैं कि यार दूसरी कंपनी पहले किस किस तरह से रमज़ान में प्राइसेस चेंज करती थी, कितनी कम कर दिया करती थी, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स का इनटेक यूजुअली बढ़ जाता है। तो मैं पास आपको एक नॉलेज की बात बताऊँ। एक एनालिसिस पिछले सालों में ये देखा गया कि हमारे पास जो ब्लैक ड्रिंक्स होती हैं, वाइट ड्रिंक्स होती हैं और ग्रीन ड्रिंक्स होती हैं। ऐसा होता है ना, कोका-कोला वगैरह ग्रीन में आ जाता है, वाइट में स्प्राइट 7 अप आ जाता है, ब्लैक में हमारे पास कोक या पेप्सी की बात आ जाती है। रमज़ान में ब्लैक ड्रिंक की सेल्स कम हो जाती हैं
ब्लैक ड्रिंक से ब्लैक और वाइट दोनों की सेल्स कम हो जाती है, लेकिन ब्लैक की ज़्यादा कम होती है, वाइट की थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि बहुत से लोग उसको दूध में डालकर सोडा बनाकर भी पी रहे होते हैं। लेकिन ग्रीन ड्रिंक की सेल्स सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आम दिनों में इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होती, लेकिन ग्रीन ड्रिंक, ब्लैक और इन सबसे, या ऑरेंज ड्रिंक जो होते हैं हमारे पास, उन सबसे ज़्यादा सेल्स जो होती हैं वो ग्रीन की हो रही होती है। ये एक एनालिसिस था आपके दरमियान में, मैंने आपको बता दिया। तो 12 नंबर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ए या कंपनी बी ने अचानक अपनी प्राइस अगर रमज़ान से पहले कम करनी है तो किस तरह से एकदम से मार्केट में वो प्राइस थ्रो करनी है, लेकर आनी है, और कंपैटिटर क्या करेगा। कंपैटिटर भी सोच रहा होगा कि क्या करना चाहिए। इट इज साइमल्टेनियस मूव गेम। इफ वन If one firm sets its price after observing its rival's price, it is a sequential move. ये बातें इन्होंने दोबारा से बता दी आपको समझाने के लिए कि अगर एकदम से दोनों प्राइस सेट करके मार्केट में थ्रो करेंगे अपनी प्राइस, तो इसका मतलब वो साइमल्टेनियस है। और अगर वो एक एक बात एक करेंगे, मतलब एक कंपनी देखकर दूसरी प्राइस सेट करेगी, उसको फिर हम कहते हैं सिक्वेंशियल। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन शॉट। अभी छोटी सी दो डेफिनेशन और आपके पास आ रही है। ये दो बातें खत्म हो गई ना। आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है साइमल्टेनियस मूव और सिक्वेंशियल मूव। ये आपको आई होप काफी बेहतर समझ में आ गए हैं। अब हमारे पास जो बात अगली चल रही है उसमें दो डेफिनेशंस और हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन शॉट गेम्स एंड रिपीटेड गेम्स। अब आपको यहाँ पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, वन शॉट का मतलब है कि वो गेम एक ही दफा प्ले की जाएगी, और रिपीटेड गेम का मतलब है कि वो बार बार प्ले की जाएंगी। अब साइमल्टेनियस हो या सिक्वेंशियल हो, एक साथ खेलना हो गेम को, डिसीजन मेकिंग करनी हो या अलग अलग करनी हो, दोनों में ही क्या एक दफा गेम प्ले करनी है या बार बार करते चली जानी है, यहाँ से वो बात शुरू होगी। ठीक है। इन अ वन शॉट गेम द अंडरलाइन गेम इज प्लेड ओनली वंस। हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर सिर्फ एक ही दफा गेम प्ले की जा रही है। ठीक है, या तो करना है या नहीं करना। या फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी कभी, जैसे आपको मैं भी आपकी सेल कंपनीज के लाइसेंस की बात बता रहा था, कई साल पहले जब इनके लाइसेंस 3G और 4G के मार्केट में पीटीए ने सेल किए थे, तो उस वक्त कुछ इसी तरह की बातें थी कि क्या प्राइस सेट होगी, किस तरह की बात होगी। तो ये वन शॉट गेम होती है कि एक ही दफ़ा उसी वक्त की बस बात हो रही होती है। ठीक है। या फिर कभी कभी हम किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए टेंडर दे रहे होते हैं या बिडिंग कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी कुछ इसी तरह की चीज़ों में आ जाती हैं कि हमने एक दफ़ा उसको सील करके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब जब वो कंपनी हमारे और राइवल्स के डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेगी, तो फिर हम वहाँ जाकर अब चेंज नहीं कर सकते। हमें पहले ही सोच समझ के मार्केट में वो प्राइस कोट कर देनी चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल होती या नहीं होती। इसके बाद लिखा है इन अ रिपीटेड गेम द अंडरलाइन गेम इज प्लेड मोर देन वंस। तो हमारे पास रिपीटेड के अंदर वो गेम बार बार प्ले की जा रही होती है। ठीक है। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर चेंजेस बार बार आते चले जा रहे हैं, चाहे ये बात हो रही है साइमल्टेनियस मूव की या सिक्वेंशियल मूव की, चेंजेस बार बार आते चले जा रहे हैं। ठीक है। और जैसे आप देखते हैं कि हम अगर हॉकी गेम प्ले कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पर बार बार चेंजेस आ रहे होते हैं। आप क्रिकेट की बात ले लीजिए, अगर सिर्फ एक ही मैच दो टीम्स में प्ले करना है तो वो वो वन शॉट कहलाएगी। लेकिन अगर वो दो मैचेस खेलने हैं, तीन खेलने हैं, चार खेलने हैं, मतलब एक से ज़्यादा खेलने हैं, तो उनको फिर रिपीटेड कह दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी चेस गेम की एग्जांपल दे दी गई है कि अगर दो प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक ही गेम में देख लेना है कि कौन सा इंसान जीता या हारा, तो वो वन शॉट कहलाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि यार हम दो गेम्स प्ले करेंगे या तीन गेम्स प्ले करेंगे या चार या पांच गेम्स प्ले करेंगे, तो अगर एक से ज़्यादा उन्होंने कह दिया तो वो उनके बाद रिपीटेड की बातों में आ जाता है। अच्छा क्लास, इस वक्त आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो गई है। आपका एक लास्ट मिनट यहाँ पर रह गया है इस 40 मिनट्स का। आपने किसी ने अगर अटेंडेंस मार्क नहीं की हो तो जल्दी से अटेंडेंस मार्क चैट में कर दीजिएगा, इस हमारे जूम चैट में कीजिएगा। और आपका जो सेकंड सेशन 40 मिनट्स का भी शुरू हो रहा है हमारे कोर्स ME का, इसमें वही लिंक है जो आपके पास अभी था। ठीक है। तो मुझे अब आपको कुछ लिंक या कोई और चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास वही लिंक है जिस पर अभी हमने आप सबने इसमें ज्वाइन किया था। ठीक है।
अब ये हमारे पास टाइम किसी वक्त भी एंड हो जाएगा और हम इसमें आगे चलते हैं। अब क्लास आपके पास यहाँ पर अब ये कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं और यहाँ पर हमारे पास एक और भी एक थ्योरी बताई गई है कि जैसे हमारे पास जो पेट्रोल पंप्स पे जो प्राइसेस होती हैं वो तो फिक्स गवर्नमेंट कर देती है ना, कि हमारे पास पेट्रोल की प्राइसेस कितनी हैं और तमाम पेट्रोल पंप्स उसी प्राइस पे पेट्रोल सेल करना शुरू कर देते हैं। एक ही तरह की सर्विसेज